Assalamu alaikum. Dear students, welcome to your class of Pakistan Studies. I am Hafiz Saad Majid, your teacher of Pakistan Studies. We are discussing chapter number 5 of class 10th, जो कि actually आप लोगों की 10th class की book का पहला chapter है, but chapter number is 5. 4 chapters 9th में थे और ये 5th one है. The second topic of chapter number 5 is era of General Muhammad Ziaul Haq. 1977 से 1988 तक की ड्यूरेशन है जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के दौरे इक़्तिदार की, और ये हमारा आज का टॉपिक है. उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे, जो इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की गई थी, वो हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बैकग्राउंड या पस मंज़र है कि जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक हुकूमत में किस तरह से आए. हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर एरा ऑफ जुल्फकार अली भुट्टो में ये डिस्कस कर चुके हुए हैं दैट जुल्फकार अली भुट्टो became the chief martial law administrator and president of Pakistan in 1971. 20th December 71 को वो सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने थे एंड हिज एरा एंडेड इन 77. जुल्फकार अली भुट्टो ने जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ 1973 का, उसके बाद जो उसका टेन्योर था गवर्नमेंट का या असेंबली का, वो 5 इयर्स का टेन्योर था. लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो ने 5 इयर्स कंप्लीट होने से पहले ही बिफोर टाइम इलेक्शंस अनाउंस किए, कबल वक्त इंतखाबात करवाने का ऐलान किया, बिकॉज प्रीवियस इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1970 व्हेन ईस्ट पाकिस्तान वाज आल्सो देयर. और उसके बाद एक लंबा अरसा 7 साल का अरसा गुजर चुका हुआ था. So that's why he announced before time elections, and elections were to be conducted or held in March 1977. जब जुल्फकार अली भुट्टो ने इंतखाबात का ऐलान किया, तो on that time 9 major political parties of Pakistan joined hands against Pakistan People's Party and they made an alliance named as Pakistan National Alliance. उर्दू में इसे पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद कहा जाता है. 9 बड़ी सियासी जमातों ने मिलकर ये इत्तेहाद बनाया था और पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए ये इत्तेहाद बना. शॉर्टली इसको PNA कहा जाता है. मैं यहां पर ये मेंशन भी कर देता हूं कि इसकी एब्रीवेशन जो है वो शॉर्टली PNA है. नाइन मेजर पार्टीज थी इसके अंदर, तो इस वजह से इसको कॉमनली 9 सितारे भी कहा जाता था. इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने विन कर लिए डिस्पाइट ऑफ दिस मेजर अलायंस. उन इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद PNA की पॉलिटिकल पार्टीज जो थी, उन्होंने पीपल्स पार्टी के ऊपर रिगिंग और धांधली का इल्जाम लगाया और एक एजिटेशनल कैंपेन, एक एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी. And that agitational campaign became very much popular within no time. बहुत कम वक्त में अवाम के अंदर उसकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा हुई. The situation started getting out of the control of the hands of government. And Zulfikar Ali Bhutto in that scenario announced dialogue with the political parties of PNA. During the moment when these dialogues were going on, जब PNA की सियासी जमातों और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान ये मज़ाकरात या ये डायलॉग प्रोसेस जारी था, तो इन द मीन टाइम ऑन 5th of July 1977 जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक imposed martial law and he took over the power and became the chief martial law administrator. Afterwards he banned all the political parties. तमाम सियासी जमातों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई. जुल्फकार अली भुट्टो वाज imprisoned and finally he was sentenced to death in नवाब मोहम्मद अहमद खान मर्डर केस. नवाब मोहम्मद अहमद खान कत्ल केस में जुल्फकार अली भुट्टो को कैद कर लिया गया और फिर उसके बाद मुकदमे के बाद उनको सजाए मौत सुना दी गई और उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से the whole of the political scenario of the country drastically changed. And in the meantime, General Muhammad Ziaul Haq in his different speeches promised that within 90 days
आई विल कंडक्ट इलेक्शंस एंड ट्रांसफर द पावर, और पावर ट्रांसफर करने के बाद विद इन 90 डेज जो है मार्शल लॉ खत्म हो जाएगा और आर्मी विथड्रॉ कर लेगी। बट दोज 90 डेज वो इतने ज्यादा एक्सटेंड होते चले गए और इलेक्शंस इतने ज्यादा डिले हुए कि उसमें एक लंबा अरसा गुजर गया। एंड फाइनली इन 1985 में इलेक्शंस कंडक्ट किए गए। दोज आर नॉन पार्टी इलेक्शंस, गैर जमाती इंतखाबात। पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट एंड टिल नाउ द लास्ट नॉन पार्टी इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1985। इस पॉइंट को मार्क कर लीजिएगा एज एमसीक्यू। ये आपसे पूछा जा सकता है दैट व्हेन वर द नॉन पार्टी इलेक्शंस कंडक्टेड और हेल्ड। आफ्टर दोज इलेक्शंस मोहम्मद खान जुनेजो became the prime minister who was from सिंध से ताल्लुक रखते थे और ये पाकिस्तान के वजीर आजम बने नॉन पार्टी इलेक्शंस के बाद। इस पॉइंट को भी आप मार्क कर लीजिए एज एमसीक्यू। ये दोनों चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं दैट हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन 1985 और आफ्टर द नॉन पार्टी इलेक्शंस, या इस तरह से हो सकता है कि मोहम्मद खान जुनेजो किस सूबे से ताल्लुक रखते थे। तो ये सारे पॉइंट्स एज एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट है कि जुल्फकार अली भुट्टो को नवाब मोहम्मद अहमद खान कत्ल केस में सजाए मौत सुनाई गई थी, इसको भी एज एमसीक्यू आप मार्क कर लीजिएगा। नॉन पार्टी इलेक्शंस की डेट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, नॉन पार्टी इलेक्शंस कब कंडक्ट किए गए। इस तरह से ये मेन पॉइंट्स जो हैं, और ये पहले जो पीएनए वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया है स्टार्ट में, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, ये आमतौर पर एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है पॉइंट, व्हाट इज मेंट बाय पीएनए, या व्हेन एंड व्हाई वाज पीएनए एस्टैब्लिश्ड। पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद का कयाम कब और क्यों अमल में आया। जब मोहम्मद खान जुनेजो प्राइम मिनिस्टर बने तो ही वाज बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ द असेंबली वेयर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज वर बैंड। नॉन पार्टी असेंबली के प्राइम मिनिस्टर थे वो, बट ही वाज a political mind, he had a political mindset on that time. उनका एक सियासी मिजाज था, जमहूरी मिजाज था, and that's why after becoming the Prime Minister of Pakistan, within 2 months he organized a party named Muslim League. मुस्लिम लीग के नाम से 2 माह के अंदर अंदर उन्होंने एक सियासी जमात बना ली। बाकी सियासी जमातों के ऊपर से भी पाबंदी खत्म कर दी गई और कंप्लीट डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सेटअप इंस्टॉल करने की कोशिश हुई। ऑन द अदर हैंड 8th अमेंडमेंट वाज पास्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। 1973 के आईन में एक तरमीम मंजूर की गई, 8वीं तरमीम, जो कि 1985 में मंजूर हुई। ये अगेन एमसीक्यू का पॉइंट है, इंपॉर्टेंट वन है कि 1985 में कौन सी अमेंडमेंट पास हुई, या रिवर्सली इस तरह भी हो सकता है कि 8th अमेंडमेंट वाज पास्ड इन, आगे ईयर्स आ जाएं। अब इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेंज आया और आर्टिकल 58(2)B ये एड अप हुआ। बेसिकली दिस इज आर्टिकल 58, उसका आगे सब आर्टिकल सेकेंड जो उसके पार्ट्स हैं, सब आर्टिकल 2 और उसमें से सेक्शन या सब सेक्शन बी। जनरली अगर देखा जाए तो आर्टिकल 58 इज अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और फिर आगे उसकी डिफरेंट पार्ट्स हैं कि प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रेसिडेंट की पावर्स क्या है, प्रेसिडेंट की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, वो अलग अलग पार्ट्स हैं। तो वो जो उसका अथॉरिटीज या पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट का पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है, उसके अंदर एक पार्ट इंक्लूड किया गया था जिसके अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट गॉट द पावर्स एंड अथॉरिटी टू डिसॉल्व एंड टू डिसमिस द गवर्नमेंट एंड असेंबलीज एट एनी टाइम। किसी भी वक्त मखसूस हालात में या किसी भी वजह से सदर असेंबलीज को, कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों को और हुकूमत को बर्खास्त कर सकता था। दिस वाज आर्टिकल 58(2)B।
और ये कब पास हुआ था या कब स्टार्ट हुआ था? 1985 में 8th अमेंडमेंट के अंदर। अब इसके बाद फिर ये हुआ कि बिकॉज ऑफ दिस थिंग, व्हेन द पावर्स वर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट, जब तमाम तर इख्तियारात सदर के कंट्रोल में आ गए थे, तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में क्लैशेस डेवलप होना स्टार्ट हुए। अच्छा जी, जरा फटाफट सोचें, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कौन थे ऑन दैट टाइम? वेरी गुड, प्रेसिडेंट जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक और प्राइम मिनिस्टर जो अभी ये बात चल रही थी मोहम्मद खान जुनेजो। तो इनके आपस में क्लैशेस, इख्तिलाफात डेवलप होना स्टार्ट हो गए एंड फाइनली ऑन 29th of May 1988 General Ziaul Haq dismissed the Junejo government by using the Article 58(2)(b of the Constitution. 29 मई 1988 MCQ भी बन सकता है कि जुनेजो की हुकूमत कब खत्म हुई, और ये ओवरऑल एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है बेटा, व्हेन was Junejo government dismissed and by whom? क्या या इस तरह से हो सकता है कि who dismissed the government of मोहम्मद खान जुनेजो and when? कब और किसने हुकूमत खत्म की? यहां तक ये एक ब्रीफ बैकग्राउंड है जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के पावर में आने का और उनके टेन्योर के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंसिडेंट्स हुए थे उनका। ओवरऑल अपने 11 इयर्स टेन्योर के अंदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने बीइंग प्रेसिडेंट एंड चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस किए, जो डिफरेंट रिफॉर्म्स उन्होंने इंप्लीमेंट की, उनको आगे अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। सबसे पहले तो जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने इंडस्ट्री के अंदर आते ही जुल्फकार अली भुट्टो की जो नेशनलाइजेशन पॉलिसी थी उसको रिवर्स कर दिया। अब नेशनलाइजेशन क्या है ये हम इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि गवर्नमेंट अगर टेक अप करे प्राइवेट इंडस्ट्रीज को तो वो नेशनलाइजेशन कहलाएगी। उसका रिवर्स प्रोसेस इज प्राइवेटाइजेशन। ज़ियाउल हक ने प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट कर दी। वो इंडस्ट्रीज, वो इंस्टीट्यूट्स जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने टेकअप किए थे, नेशनलाइज किए थे, वो उन्होंने अपने एक्चुअल ओनर्स को वापस सेल आउट करना स्टार्ट कर दिए, जिसमें स्पेशल फोकस था कॉटन फैक्ट्रीज, राइस मिल्स एंड फ्लोर मिल्स के ऊपर, यानी चावल, कपड़े और कपास या कॉटन की और आटे की जो फैक्ट्रियां और मिलें थी, खास तौर पर इनको प्राइवेटाइज किया गया, इनकी निजकारी की गई। उसके साथ ही फिर ये हुआ कि सिक्योरिटी वाज प्रोवाइडेड टू इन्वेस्टर्स, सरमायाकारों को तहफ्फुज दिया गया, उनको ये एक सेंस उनके अंदर इनकलकेट की गई कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उनकी ही है, वो उनसे गवर्नमेंट या कोई भी और छीनेगा नहीं, कंट्रोल में नहीं लेगा। ड्यू टू विच द प्रोडक्शंस ऑफ इंडस्ट्रीज स्टार्टेड इंक्रीजिंग एंड अल्टीमेटली द एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री इंक्रीज्ड। मुल्क की बरामदात में इजाफा हुआ। ये तीन मेजर पॉइंट्स हैं। निजकारी शुरू की गई, सरमायाकारों को तहफ्फुज दिया गया और उसकी वजह से बरामदात में इजाफा होना शुरू हुआ। नेक्स्ट इसके बाद है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, ये ज़री इस्लाहात। मेन एक पॉइंट इसमें डिस्कस किया गया है, देयर वर वेरियस एंड डिफरेंट स्टेप्स टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, बट आप लोगों की बुक में जो पॉइंट मेंशन है वो है इंप्लीमेंटेशन ऑफ उशर का निफाज। अब ये उशर क्या है? ये हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के ऊपर जो जरी पैदावार है उसके ऊपर जो ज़कात होती है उसको उशर कहा जाता। तो उशर वाज इंप्लीमेंटेड एंड दैट वाज इंप्लीमेंटेड इन 1983। इसका प्रॉपर सेटअप स्टार्ट हुआ था 1983 के अंदर। इन रेन फेड एरियाज इट्स रेशियो वाज 10% एंड इन कैनाल इरिगेटेड एरियाज इट वाज 5%। बारानी इलाकों में, यानी जहां पर सिर्फ बारिश से इरिगेशन होती है, सिर्फ बारिश का पानी अवेलेबल है, वहां पर 10%, और जो नहरी इलाके हैं या जहां पर ट्यूबवेल्स और आर्टिफिशियल मींस ऑफ इरिगेशन अवेलेबल हैं वहां पर 5% इसकी रेशो इंप्लीमेंट की गई। ये जो रेशोज हैं ये एज एमसीक्यू पूछी जा सकती हैं। बारानी इलाकों में इसकी शरह कितनी थी और नहरी इलाकों में इसकी शरह कितनी थी, इनको भी एज एमसीक्यू मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद है एजुकेशनल रिफॉर्म्स, तालीमी इस्लाहात। एजुकेशनल सेक्टर के अंदर भी बेसिक चेंजेस करने की कोशिश की गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल
Islamiyat and Pakistan studies were made compulsory subjects up till graduation. यानी BA BSc तक, ग्रेजुएशन लेवल तक इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान को लाजमी मजामीन करार दे दिया गया। इससे पहले ये लाजमी मजामीन नहीं हुआ करते थे, ऑप्शनल होते थे। तो ये पॉइंट सुन के मुझे पता चल रहा है कि जनरल ज़िया-उल हक के बारे में आप लोगों के जज्बात जो हैं उनके अंदर काफी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। एनी हाउ, अच्छा, इसके बाद आगे नेक्स्ट एक वेमेन यूनिवर्सिटी स्टार्ट की गई थी। फर्स्ट टाइम एक सेपरेट फीमेल वेमेन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में खवातीन के लिए एक मुकम्मल तौर पर वो बनाई गई। इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल वाज रिकंस्ट्रक्टेड, रिस्ट्रक्चर्ड। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की तंजीमें नो की गई। ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में एक इंस्टीट्यूट, एक इदारा बनाया गया था इस्लामी नजरियाती काउंसिल के नाम से, जिसका मेन फंक्शन यह था कि वो मुल्क में मौजूद तमाम कवानीन को एनालाइज करे और उसमें से वो पॉइंट आउट करें कि कोई ऐसा कानून तो नहीं है कि जो इस्लाम की तालीमात के खिलाफ हो। इसी तरह से जो नेक्स्ट इन फ्यूचर डिफरेंट लॉज बनेंगे या जो भी चीजें आएंगी उनको भी पहले इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल अप्रूव करेगी और फिर वो बाकायदा तौर पर इंप्लीमेंट होंगे। इस्लामी शायर की तरवीज शुरू की गई। द प्रमोशन ऑफ इस्लामिक वैल्यूज स्पेशली थ्रू मीडिया, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। 5 वक्त की अजान टीवी के ऊपर जो है वो नशर करना शुरू की गई। न्यूज़ कास्टर्स के लिए और बाकी जो टीवी के ऊपर या प्रिंट मीडिया के अंदर जो है वो खवातीन के लिए उनकी तस्वीर जो थी उनके ऊपर दुपट्टा और हिजाब और ये चीज़ें जो है इनकी पाबंदी करवाना शुरू की गई। और नेक्स्ट इज एरर फ्री प्रिंटिंग ऑफ कुरान। कुरान मजीद की गलतियों से पाक तबात, यानी ड्यूरिंग प्रिंटिंग उसकी लिखाई करते हुए, उसको प्रिंट करते हुए उसके अंदर किसी किस्म की कोई मिस्टेक, कोई गलती, कोई कमी बेशी ना हो, इसके ऊपर स्पेशल फोकस किया गया। एंड फाइनली एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स वर स्टार्टेड। तालीम बालगा के प्रोग्राम शुरू किए गए। अब तालीम बालगा या एडल्ट एजुकेशन क्या है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी शख्स अपनी स्टूडेंट लाइफ में, स्टूडेंट एज के अंदर अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सका किसी भी वजह से और बाद में वो अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहता है, तो इस तरह के लोगों के लिए स्पेशल इंस्टीट्यूट्स डिजाइन किए गए कि वो किसी भी एज में वहां पर जाकर किसी भी लेवल ऑफ एजुकेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। ये एजुकेशनल रिफॉर्म्स ऑफ ज़िया-उल हक, ये ओवरऑल एज शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज हेल्थ रिफॉर्म्स। ये सेहत से मुताल्लिक इस्लाहात। 2 मेन चीजें हैं। बेसिक हेल्थ सेंटर्स वर स्टार्टेड एंड लेडी हेल्थ वर्कर्स वर अपॉइंटेड। देहाती इलाकों में खास तौर पर बुनियादी सेहत के मराकज, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज बनाई गई और लेडी हेल्थ वर्कर्स के थ्रू देहाती इलाकों में, बैकवर्ड एरियाज के अंदर खास तौर पर खवातीन की सेहत के हवाले से उनको अवेयरनेस और उनके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन और ये चीजें ये स्टार्ट की गई इन पाकिस्तान। ये 2 मेन पॉइंट्स हैं जो हेल्थ रिफॉर्म्स में आप लोगों की बुक्स के अंदर गिवन है। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या माशी इस्लाहात। मेन इसके अंदर पहला पॉइंट ये गिवन है दैट इन पाकिस्तान ज़कात सिस्टम वाज इंप्लीमेंटेड और स्टार्टेड इन 1980 एज एमसीक्यू। इस पॉइंट को मार्क कर लीजिएगा। 1980 में पाकिस्तान में ज़कात का निजाम शुरू हुआ, प्रॉपरली हुकूमती सतह पर इंप्लीमेंट किया गया, जिसमें ज़कात काउंसिल्स बनी लोअर लेवल्स के ऊपर और वो ज़कात लेने के जो मुस्तहिक अफराद थे उनके लिस्ट्स बनाया करते थे बाकायदा तहकीक करके, और फिर उसका वो एक प्रॉपर सेटअप स्टार्ट हुआ। दूसरी चीज, ज़कात डिडक्शन फ्रॉम बैंक अकाउंट्स वर स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ रमजान को, जो अभी भी होती है यकम रमजान को, जो मुस्लिम बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं उनके बैंक अकाउंट्स में से 2.5% की रेशो से ज़कात डिडक्शन स्टार्ट हुई, जो कि अभी तक चल रही है। ये पॉइंट भी एज एमसीक्यू बोर्ड में पूछा जा चुका हुआ है कि व्हाट इज द रेशो ऑफ ज़कात डिडक्शन फ्रॉम द बैंक अकाउंट्स। प्रॉफिट लॉस शेयरिंग अकाउंट्स वर इंट्रोड्यूस्ड। नफा और नुकसान में शराकत की बुनियाद पर बैंकों में अकाउंट्स और खाते बनाए गए, PLS, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग अकाउंट्स। अब इसमें कंसेप्ट ये है कि देखिए, आमतौर पर जो बैंकों के अंदर सेविंग्स अकाउंट्स होते हैं
उसके अंदर ये होता है कि हर बैंक का अपना एक प्रोसीजर और क्राइटेरिया है, लेकिन उसमें एक कॉमन पॉइंट ये होता है कि आफ्टर 6 मंथ्स और आफ्टर 1 ईयर जो भी बैंक का प्रॉफिट होता है उसका एक स्पेसिफिक पार्ट 30% लेट से या 20% वो तमाम अकाउंट होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर अकाउंट, और उसकी ड्यूरेशन और ये चीजें कंसिडर करते हुए प्रॉफिट सब में डिस्ट्रीब्यूट होता। बट इन केस अगर लॉस हो बैंक को तो वो लॉस जो है वो बियर अप बैंक नहीं करना है। ज़ियाउल हक ने ये पॉइंट ऐड करवाया उसमें कि इन केस अगर लॉस होगा तो वो भी उसी तरह से अकाउंट होल्डर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिस तरह से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेम रेशो में, और उनके अकाउंट्स में से डिडक्शन की जाएगी। और एलिमिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, सूद के खात्मे के लिए डिफरेंट स्टेप्स लिए गए, जिनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप यही था प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट्स का। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या मुआशी इस्लाहात, ये वाला पॉइंट जो है ये भी एज शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। राइट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक। नेक्स्ट इसके बाद है सोशल रिफॉर्म्स या मुआशरती इस्लाहात। ओवरऑल एक मेन पॉइंट जो आप लोगों की बुक में गिवन है और बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, जो आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ी थी इन डिटेल। 1949 में जो करारदादे मकासद पास हुई थी, तो वो बाद में पाकिस्तान के तीनों दसातीर के अंदर 1956, 1962, 1973 तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस में एज प्रीएम्बल इब्तदाइये के तौर पर या इफ्तिताहिया के तौर पर शामिल थी। बट इन 1985 में 8th अमेंडमेंट के थ्रू इस ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को आईन का बाकायदा हिस्सा बना दिया गया था, द परमानेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पॉइंट एज एमसीक्यू मार्क कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन बिकेम द परमानेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1985। मुल्क में शरी अदालतें कायम की गई, शरिया कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड, जो इस्लामी कवानीन, इस्लामी शरीयत के मुताबिक मुख्तलिफ मुकदमात के फैसले किया करती थी। और ऑब्वियसली उसी के साथ फिर यह भी था कि डिफरेंट इस्लामिक लॉज एंड इस्लामिक पनिशमेंट्स वर इंप्लीमेंटेड। मुख्तलिफ इस्लामी कवानीन, इस्लामी सजाएं, इस्लामी हुदूद, ख़ास तौर पर शराब नोशी, चोरी, जुआ और इस तरह के जो घिनौने अफ़ाल हैं, इनके हवाले से ये सजाएं नाफिज की गई और उसके मुताबिक शरिया कोर्ट्स ने अपना काम प्रॉपरली स्टार्ट किया, जो कि बाद में फिर फेडरल शरिया कोर्ट के नाम से एक प्रॉपर परमानेंट एक हाई कोर्ट लेवल की अदालत जो है वो बना दी गई, जो कि अभी भी मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट वन है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स या इंतजामी इस्लाहात। 1979 में रशिया ने इन्वेड किया अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान पर हमला हुआ। ऑब्वियसली अफगानिस्तान के अंदर से उसके अगेंस्ट रेजिस्ट किया गया, अफगान अवाम ने उसके खिलाफ जिहाद का आगाज किया एंड पाकिस्तान सपोर्टेड अफगानिस्तान इन दैट। पाकिस्तान ने उसमें अफगानिस्तान को मदद देने का और मदद फराहम करने का ऐलान कर दिया। तो क्वेश्चन राइजेस हियर कि हमला हुआ अफगानिस्तान पे, किया रशिया ने, पाकिस्तान उसमें क्यों शामिल हो रहा? रीजन बिहाइंड दैट इज दैट पाकिस्तान्स ओन सर्वाइवल वाज एट स्टेक। क्यों? रशिया अगर आप वर्ल्ड मैप में देखें तो नॉर्थ पोल वाली साइड के ऊपर आता, जहां पर साल में 6 से 7 महीने या 8 महीने तक जो है वो टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है और समंदर और पानी वगैरह जो है वो फ्रोजन होता है। रशिया बहुत क्लियर ये स्टेटमेंट्स डिफरेंट टाइम्स में दे चुका था कि हम वार्म वाटर्स तक एक्सेस चाहते हैं, गर्म पानियों तक जाना चाहते हैं। और उस टाइम में सेंट्रल एशिया जो है ये तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, काज़किस्तान, किर्गिज़स्तान, अज़रबैजान, ये सारी जो रियासतें या स्टेट्स हैं ये रशिया का पार्ट थी, रशिया ने इन पर कब्जा किया हुआ था। और उनके बाद आगे था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पर 79 में अटैक हो गया। सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी लैंडलॉक्ड, अफगानिस्तान भी लैंडलॉक्ड, यानी वहां पर समंदर है ही नहीं। उसी लाइन में आगे फिर नेक्स्ट था पाकिस्तान, और पाकिस्तान में समंदर है, कराची पोर्ट और पाकिस्तान की बड़ी फेमस है। ये रशियन इंटेंशंस बड़ी क्लियर थी कि वो यहां तक आना चाहते हैं। दैट्स व्हाई
Pakistan decided to participate in the war and to support the Afghan public and Afghan government against Russia. Till 1986, Russia was completely disappointed. 1986 तक रूस बिल्कुल मायूस हो चुका था और उसे अपनी डिफीट, अपनी शिकस्त बिल्कुल वाज़े नजर आना शुरू हो गई थी. That's why in April 1988 an agreement was signed named as Geneva Accord, जिनेवा मुआहदा. ये स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिनेवा, वहां पर ये मुआहदा हुआ था और उसी वजह से उसको जिनेवा मुआहदा कहते हैं. ये एमसीक्यू मार्क कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है कि जिनेवा किस मुल्क का शहर है. अप्रैल 1988 में ये एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन अमंग अमेरिका, रशिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. और एग्रीमेंट ये था कि टिल 15 ऑफ फरवरी 1989, 15 फरवरी 1999 तक रशियन फोर्सेस अफगानिस्तान से विदड्रॉ करेंगी, रूसी फौजें वापस चली जाएंगी. दिस इज नोन एज जेनेवा अकॉर्ड. इसको जेनेवा अकॉर्ड को एज शॉर्ट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि मुआहदा जिनेवा से या जिनेवा मुआहदा से क्या मुराद है. एज शॉर्ट क्वेश्चन मार्क कीजिए इसको. अब अल्टीमेटली इस पूरे दौरानिए में जब ये अफगान वॉर चल रही थी और पाकिस्तान चूंकि अफगानिस्तान का इत्तेहादी बन गया था, उनको सपोर्ट कर रहा था, तो बहुत से अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान आए. 30 लाख के करीब मुहाजिरीन हिजरत करके यहां पर आए. उनको पाकिस्तान ने ओपन आर्म्स के साथ वेलकम किया, उनको रिहैबिलिटेट किया गया, उनके लिए हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई. बाद में उसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव, वो एक अलग डिबेट है. लेकिन ऑन दैट टाइम इस पाकिस्तान के जेस्चर की वजह से ओवरऑल पूरी इस्लामिक वर्ल्ड ने पाकिस्तान को इस हवाले से सपोर्ट किया और इंटरनेशनली पूरी दुनिया में इस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया. एंड जनरल ज़ियाउल हक वाज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली से एड्रेस किया उन्होंने. तो यहां तक ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं ये कंप्लीट होती हैं. एंड पे एक छोटा सा पॉइंट मैंने यहां पे मेंशन किया जो आप लोगों की बुक्स में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स से पहले है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, आईनी इस्लाहात. 3 मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं जो इस टेन्योर के अंदर पास आउट हुई. 8th अमेंडमेंट, 9th अमेंडमेंट एंड 10th अमेंडमेंट. 8th अमेंडमेंट के हवाले से हमने पहले भी बात की. यहां पर ये आर्टिकल 58(2)(b) की इंक्लूजन और ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन का परमानेंट पार्ट बनना. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके अंदर ये मेंशन किया गया था दैट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, सदर का इंतखाब कैसे होगा, उसका तरीका, उसका क्राइटेरिया बताया गया था. तो अकॉर्डिंग टू द 8th अमेंडमेंट, President of Pakistan will be elected by an electoral college of both the houses of parliament and provincial assemblies. पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस, दोनों ईवान हैं, सेनेट और नेशनल असेंबली, और चारों सूबों की सूबाई असेंबलियां, ये मिलकर सदर का इंतखाब करेंगी. और इसी में आगे फर्दर एक पॉइंट मेंशन है कि सेनेट की मुद्दत, अरकान का टेन्योर जो है वो 6 इयर्स डिसाइड किया गया था. ये जो पॉइंट है 6 इयर्स वाला, इसको एज एमसीक्यू मार्क कर लीजिएगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता. और ओवरऑल ये 8th अमेंडमेंट में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का मेथड गिवन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज में भी ये शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है. उसका आंसर है कि हाउ प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इन पाकिस्तान. 9th अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 के अंदर यह पॉइंट ऐड किया गया था दैट कुरान एंड सुन्ना, कुरान और सुन्नत आर द सुप्रीम लॉज इन पाकिस्तान. और 10th अमेंडमेंट में नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों के वर्किंग डेज मिनिमम 130 डिसाइड हुए थे कि कम से कम 130 वर्किंग इनके डेज जो हैं ये पूरे होना लाजिम है एक साल के अंदर. ये मेजर रिफॉर्म्स थी जो ज़ियाउल हक ने अपने टेन्योर के अंदर इंट्रोड्यूस की. आई होप सो कि आप लोगों को काफी हद तक ये चीजें और ये टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ होगा.
इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन और क्वेरी यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क, और अपना फीडबैक लाजमी तौर पर शेयर किया कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चंद ही दिनों में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।